प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से कक्षा 12 सरफेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। तो आज सरफेस केमिस्ट्री में हम जिस नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है उत्प्रेरण। अब हमारे नेचर में तीन तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन से? एक वे अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे कि यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? AgNO3। यदि हम सिल्वर नाइट्रेट पर काई की रिएक्शन कराते हैं, NaCl की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पता है कि Ag के ऊपर क्या है? प्लस है, और NO3 के ऊपर क्या है? माइनस। Na के ऊपर क्या है? प्लस है, और Cl के ऊपर क्या है? माइनस है। तो दोनों ही आयनिक यौगिक हैं यहाँ पर। यदि हम दोनों की अभिक्रिया कराएं तो होगा क्या कि यहाँ पर जो Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, और जो NO3 माइनस है वो Na प्लस के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका AgCl का श्वेत अवक्षेप मिलेगा वो इतनी जल्दी मिलेगा कि पलक भी नहीं झपका पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में कुछ अभिक्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं कि उनको नियंत्रित कर पाना बहुत ज़्यादा कैसा होता है? कठिन होता है। जबकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं वो इतनी स्लो होती हैं कि वो उनको हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादातर हम उनका यूज ही नहीं करेंगे। जैसे कि लोहे पर जंग लगना है, या फिर आप समझ लीजिए कि कोयला और पेट्रोल का बनना है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो दो तरह की अभिक्रियाएं हो गई हैं। एक वो अभिक्रियाएं हो गई जो बहुत तेज़ी से संपन्न होती हैं, और एक वो अभिक्रियाएं हो गई जो अति मंद गति से संपन्न होती हैं। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरण में हम जिन चीज़ों का यूज करने वाले हैं, जिन अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं, वो होंगी मध्यम गति की, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उत्प्रेरण क्या है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं क्या कहलाती हैं? उत्प्रेरण कहलाती हैं। अब सवाल वही मन में आ रहा होगा कि उत्प्रेरक क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा दें या बढ़ा दें, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक का यूज किया जाता है क्या कहलाती हैं? उत्प्रेरण कहलाती हैं। तो समझ में आया? वे पदार्थ जो स्वयंभार व रासायनिक दृष्टि से क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं भार व रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन किसी अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक का यूज हो रहा हो क्या कहलाती हैं? उत्प्रेरण कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई शादी हो रही है तो वर और वधू बैठे हुए हैं, और उनकी शादी हो रही है तो पंडित जी शादी करा देते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन खुद पंडित जी क्या शादी के उपरांत किसी परिवार में रहते हैं या वर या वधू के घर जाते हैं? नहीं ना। तो ये समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के पंडित जी हैं ये, जो अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं या नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हम और भी कई सारे अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कि ये आपका क्या है? घर है। मान लीजिए ये आपका क्या है? घर। और यहाँ पर आपका क्या है? स्कूल है। और आप घर से कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। और आपको जाने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। लेकिन यदि आपके पास स्कूटी है तो आप स्कूटी के माध्यम से मात्र 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो एक दूसरा माध्यम उपलब्ध है हमारे पास, स्कूटी, जिससे हम समय की क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं, ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। सेम ऐसे ही जो उत्प्रेरक हैं वो भी क्या करते हैं? एनर्जी और समय को क्या करते हैं? बचाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और जब घटाने की ज़रूरत होती है तो घटा भी देते हैं। अर्थात अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है पोटेशियम क्लोराइड का विघटन। पोटेशियम क्लोराइड जो विघटित होता है तो उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरी क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। लेकिन ये काम लगभग 3 घंटे में होता है। लेकिन यदि हम पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला के गर्म करें, जो कि उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो यही पोटेशियम क्लोराइड मात्र 15 मिनट में हमें ऑक्सीजन देती है। तो समझ में आ रहा है, जो काम 3 घंटे में हो रहा था वही काम अब मात्र 15 मिनट में हो रहा है।
तो यहाँ पर उत्प्रेरक मैग्नीज डाइऑक्साइड ने पोटेशियम क्लोरेट के विघटन की दर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अर्थात वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर मरीजों को सिलेंडर्स के माध्यम से ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, तो वो ऐसे ही ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि जो वायु है, वायु से ऑक्सीजन को सेपरेट करके भी मरीज को ऑक्सीजन दी जा सकती है। आजकल विदेशों में तो फ्लास्क आने लगे हैं स्वैग ऑक्सीजन के, और स्वैग ऑक्सीजन लेकर लोग घूमते हैं और जिम जाते हैं या कोई कठिन हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो अपने आप के रिफ्रेशमेंट के लिए, उस रिफ्रेश होने के लिए स्वैग ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। 600 650 रुपये में 2 लीटर आती है। चलिए, तो पोटेशियम क्लोरेट समझ में आया। पोटेशियम क्लोरेट का विघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट के विघटन की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चलिए, दूसरी अभिक्रिया देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में तो सभी जानते होंगे, सुबह से लेकर और रात तक हम विभिन्न माध्यम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। सुबह जब हम दांतों को साफ कर रहे होते हैं तो कई बार टूथपेस्ट में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जब बालों में डाइज कर रहे होते हैं तो बालों को शाइनिंग देने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है। नाई के इधर जाते हैं तो वो भी कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करता है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो घावों को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करता है ना। कॉलिन आप जानते होंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका नेचर होता है कि जब वो विघटित होता है तो हमें 2 चीज़ें देता है, जल देता है और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की दर को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा क्या, फास्फोरिक अम्ल लेना पड़ेगा। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या दिया है, H3PO4। तो याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विघटन की दर को कम करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पर ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। अभी धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं और आगे अभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए, तो हम चलते हैं अब उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण आप समझ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, उत्प्रेरण कहलाएंगी, कैटेलाइसिस कहलाएंगी, और काई की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अकर होती हैं, संपन्न होती हैं। चलिए, तो उत्प्रेरण के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण क्या कहलाती हैं, ऐसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं जिनमें धनात्मक उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है, या ऐसे उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अर्थात बे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग हो रहा होगा कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, धनात्मक उत्प्रेरण। अभी कुछ देर पहले ही हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, पोटेशियम क्लोराइड विघटित होकर हमें क्या दे रहा था, पोटेशियम क्लोराइड दे रहा था और क्या दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था। लेकिन अभिक्रिया 3 घंटे में हो रही थी। मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया तो अभिक्रिया 15 मिनट में हो गई। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ने पोटेशियम क्लोराइड के डीकम्पोजिट होने की, विघटित होने की दर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये अभिक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है और MnO2 जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। लोअर क्लासेस में, लोअर स्टैंडर्ड में आपने कई बार इस तरह की अभिक्रिया पढ़ी होगी, अभिक्रिया देखी होगी। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया। अगर विदाउट कैटेलिस्ट इस अभिक्रिया को कराएं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन जब हम आयरन चूर्ण की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराते हैं तो यही अभिक्रिया बहुत तेज़ी से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो आयरन चूर्ण है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कर रहा है, अमोनिया के बनने की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या थी, गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। अब गैस और गैसों को एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए किसी न किसी सरफेस की क्या होगी, ज़रूरत होगी। और वो सरफेस कौन सी सरफेस है आपकी, आयरन चूर्ण की सरफेस है। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आयरन की सरफेस पर गैसेज आकर क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, रिएक्शन करेंगी, अमोनिया बनाएंगी और आयरन अपनी मूल अवस्था में बना रहेगा। यानी कि जैसे कि दूल्हा और दुल्हन मैरिज गार्डन में पहुँच जाते हैं और शादी हो जाती है,
तो वो मैरिज गार्डन कौन हो गया, आयरन चूर्ण हो गया, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुंवारा लड़का है कुंवारी लड़की है, दोनों की शादी नहीं हो रही है, शादी.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि उत्प्रेरक शादी.com ही हो गए हैं, ठीक है। चलिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक किन्हें कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, घटा देता है। कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग हो रहा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती हैं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऋणात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाएंगे जो अभिक्रिया की दर को घटाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा होगा ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटेलाइसिस कहलाएंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण देखें। अभी देखा था हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन हो रहा था जल और ऑक्सीजन में, लेकिन यदि हम यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल लेंगे तो यही अभिक्रिया स्लोली होगी, नियंत्रित मात्रा में होगी। यानी यहाँ पर जो फास्फोरिक अम्ल है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में होने वाला विघटन ऋणात्मक उत्प्रेरण का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। अब क्लोरोफॉर्म का यूज निश्चेतक के रूप में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में रोगी को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा पिक्चरों में रुमाल पर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालकर चोर अक्सर, या फिल्मों में जो विलेन होते हैं ना अक्सर हीरोइन वगैरह को सुंगा कर बेहोश कर देते हैं और अपनी चाल को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जब काय से संपर्क करता है ऑक्सीजन से तो एक गैस बनती है जिसको हम फास्जीन गैस कहते हैं, जो कि एक विषैली गैस होती है। अब यदि क्लोरोफॉर्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और व्यक्ति का उससे संपर्क अधिक समय तक हो रहा है तो 36 घंटे में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कम कंसंट्रेशन में औषधि के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन यदि अधिक कंसंट्रेशन है तो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ध्यान रहे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म की जो बोतलें आती हैं ना, मोटे मोटे कांच की बोतलें आती हैं, रंगीन कांच की, ताकि सूर्य के प्रकाश से इसका संपर्क ना हो। और ध्यान रहे कि जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म भरा है उसमें बिल्कुल भी अंदर खाली स्पेस नहीं होता, क्योंकि एयर नहीं होना चाहिए। अगर क्लोरोफॉर्म को एयर मिलेगी, वायु मिलेगी, तो वो फास्जीन गैस बनाएगा, और जो कि कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। आप फास्जीन गैस का फार्मूला देख रहे हैं COCl2, तो सीधी सी बात है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, CO और Cl2। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो भी फास्जीन बन जाती है, और जॉन डेवी ने सबसे पहले ऐसे ही बनाई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड पर जब उसने क्लोरीन की क्रिया कराई तो फास्जीन गैस बनी। फास्जीन दो शब्दों से मिलकर बनी है, फास और जीन। फास का मतलब होता है प्रकाश और जीन यानी होता है प्रदान करने वाला। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त होने वाली गैस कौन सी गैस कहलाई, फास्जीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराओ, फास्जीन मिलेगी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है, फास्जीन गैस मिल रही है। हम चाहते हैं कि फास्जीन गैस ना बने, और यदि बन गई है तो खत्म हो जाए, तो हम क्लोरोफॉर्म में क्या मिला दें, एथिल अल्कोहल मिला दें, तो वापस फास्जीन गैस खत्म हो जाएगी, एथिल कार्बोनेट बना लेगी, और इसकी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है जिसका ऑक्सीकरण होकर फास्जीन गैस बन रही है, वो अभिक्रिया यहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। कार्बोनिल क्लोराइड एथेनॉल से क्रिया करके एथिल कार्बोनेट बना लेगा, जो कि विषैला नहीं होता है। तो समझ में आया। यदि वैकल्पिक प्रश्नों में पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में होने वाला विघटन काय का एग्जाम्पल है, तो याद रखना ऋणात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जा रहा है तो फास्फोरिक अम्ल जो है कैसा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसमें अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, तो अल्कोहल कैसा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, और ये अभिक्रिया काय का उदाहरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। चलिए तीसरा जो उत्प्रेरण है वो है स्व उत्प्रेरण। स्व यानी ऑटो, ऑटो यानी अपने आप। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए हमें अलग से कोई उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिक्रिया के मध्य में बना हुआ कोई पदार्थ स्वयं ही काय का काम करने लगेगा, उत्प्रेरक का काम करने लगेगा। अभिक्रिया के बीच में बना हुआ कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम करने लगता है, अलग से उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, स्व उत्प्रेरण कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आपका क्या है, एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट एस्टर है, और एस्टर का हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर जल अपघटन करा रहे हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जल का H जाकर एसीटेट आयन से और OH जाकर C2H5 से जुड़ जाएगा।
तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा और एल्कोहल मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टर का जल अपघटन। तो यहाँ ये अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होगी। क्यों होगी? कि इस अभिक्रिया में जो एसिटिक एसिड बन रहा है वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, यानी अभिक्रिया अपने आप ही तेज होगी। क्यों तेज होगी? क्योंकि यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो खुद ही अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अलग से उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो काय का काम कर रहा है? स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है, अपने आप ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, तो यदि ओटी क्वेश्चन में आ जाए कि एस्टर के जल अपघटन में या एथिल एसिडेट पर जब जल की क्रिया होती है तो उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे एसिटिक एसिड ये अभिक्रिया काय का एग्जाम्पल है? तो ऑटो कैटेलिस्ट का, ऑटो कैटेलाइसिस का उदाहरण है, स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरी एक और अभिक्रिया है कि यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 की क्रिया कैसे कराते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। अब ये रिएक्शन की डिटेल में तो अपन कहाँ पढ़ेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे। तो इस अभिक्रिया को और भी बहुत सारी अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इस रिएक्शन में जो खास बात है वो समझें कि इस अभिक्रिया में जो MnSO4 है, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करा रहे हैं, तो इस अभिक्रिया में बना हुआ जो MnSO4 है वो इस अभिक्रिया के लिए काय का काम करेगा? स्व उत्प्रेरक का। तो यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्नों के तौर पर आप इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखें कि जब पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में अम्ल मिला रहे हैं कि नहीं H2SO4, तो जब पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है तो उत्प्रेरक का काम कौन करता है? स्व उत्प्रेरक का काम कौन करता है? मैग्नीज सल्फेट करता है, MnSO4 करता है। तो स्व उत्प्रेरण के दो एग्जाम्पल हो गए, एस्टर के जल अपघटन में एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया में MnSO4। और स्व उत्प्रेरण की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के मध्य बना हुआ कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, ऐसा उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक, और यह अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। चलिए अगला उत्प्रेरण है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित करने का काम करें, तो वो अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रेरित उत्प्रेरण का। जैसे यहाँ पर दिया है कि HgCl2 और ऑक्जेलिक अम्ल, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कैसी गति से होती है? मंद गति से। समझना, मर्क्यूरिक क्लोराइड और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कैसी गति से होती है? मंद गति से। जबकि यहाँ पर लिखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक अम्ल के बीच की जो क्रिया है वो कैसी गति से होती है? तीव्र गति से। समझ में आ रहा है? मर्क्यूरिक क्लोराइड और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया मंद गति से और KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया तीव्र गति से। लेकिन जब हम HgCl2 में ऑक्जेलिक अम्ल भी मिला दें और साथ में KMnO4 भी मिला दें तो क्या होगा? HgCl2 और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया भी कैसी होने लगेगी? तेज होने लगेगी। क्लियर हुआ? HgCl2 और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया मंद गति से, KMnO4 और ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया तीव्र गति से। लेकिन जब हम ऑक्जेलिक अम्ल और मर्क्यूरिक क्लोराइड में KMnO4 मिला दें तो स्लो वाली अभिक्रिया भी कैसी गति से होने लगेगी? तेज गति से होने लगेगी। प्रेरित उत्प्रेरण का क्या है? उदाहरण है। दूसरी अभिक्रिया देखो यहाँ पर दी है, क्या दिया हुआ है कि सोडियम सल्फाइड वायु में शीघ्रता से ऑक्सीकृत होता है। सोडियम सल्फाइड वायु में शीघ्रता से ऑक्सीकृत होता है और सोडियम सल्फेट बना लेता है। इसी तरीके से सोडियम जो आर्सेनाइड है वो वायु में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता। सोडियम आर्सेनेट नहीं बनाता वायु से। समझ में आ रहा है? सोडियम सल्फाइड तो साधारणतः ऑक्सीकृत हो जाएगा, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट ऑक्सीकृत नहीं होता। लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइट मिला दें तो सोडियम सल्फाइड तो ऑक्सीकृत हो ही रहा है, सोडियम आर्सेनाइट भी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखा, एक अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित करने का काम किया है। तो ये काय का उदाहरण हो गया? प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। मतलब चारों तरह के उत्प्रेरण समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जिनमें कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता था? बढ़ा देता था। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कह रहे थे? जिनमें कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा था? घटा दे रहा था। स्व उत्प्रेरक किसे कह रहे थे? जिसमें अभिक्रिया के बीच बना कोई पदार्थ स्वयं ही काय का काम कर रहा था? उत्प्रेरक का काम कर रहा था।
और प्रेरित उत्प्रेरक किसे कह रहे थे? जिसमें एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए काय का काम कर रही है? उत्प्रेरण का काम कर रही है। तो ये 4 तरह के उत्प्रेरण के क्या हो चुके हैं? एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब आप उत्प्रेरक की भूमिका समझ पा रहे होंगे कि उत्प्रेरक क्या पदार्थ होते हैं जो स्वयं भार व रासायनिक दृष्टि से कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को घटा बढ़ाकर नियंत्रित करते हैं। स्वयं भार व रासायनिक दृष्टि से क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। जैसे कि आप बाहर सिटी में मामा जी के इधर गए हैं और स्टेशन से आपने एक ऑटो लिया हुआ है और ऑटो वाला क्या करता है? आपको मामा जी के घर तक तो पहुंचा देता है, लेकिन खुद तो मेहमानी नहीं करता ना। यही काम उत्प्रेरक का है। उत्प्रेरक क्या करेंगे? अभिक्रिया की दर को बढ़ा तो देंगे, लेकिन स्वयं भार व रासायनिक दृष्टि से कैसे रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप वही उदाहरण से ध्यान रखना कि यदि घर से स्कूल जा रहे हैं तो पैदल जाओगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन यदि अपने किसी व्हीकल से 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जाओगे तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो यही काम उत्प्रेरक करता है। आशा करता हूं कि आज के उत्प्रेरक के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्प्रेरक के गुण। तब तक इस कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं उनको ज़रूर बना लें। चैप्टर के अंत में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए नवांकुर विद्यापीठ गंज वासोदा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।